गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ियाँ विश्व विख्यात हैं, भारत की एक आधुनिक परंपरा रही है। और जैसा कि आप सभी लोग अभी तक हम पढ़ रहे थे हमारे भारत की परंपरागत वस्त्रों के बारे में, तो परंपरागत वस्त्र अगर हम पढ़ते हैं तो चंदेरी साड़ी के बिना अधूरा है। चंदेरी साड़ी, ये देखिए, मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगी। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, मध्य प्रदेश में स्थित एक चंदेर नामक जगह है। अशोकनगर ज़िले में चंदेर नामक एक स्थान है जो अपनी कशीदाकारी और सुंदर प्रिंटेड साड़ियों के लिए ये विश्व विख्यात है। चंदेर मैं आपको पिछली कक्षाओं में भी अपने बता चुकी हूँ। जब मैं आपको ब्रोकेड और ढाका की मलमल के बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो पहले राज्य नहीं थे, पहले प्रांत होते थे, तो मलमल कहाँ बुना जाता था? ढाका में, जो बांग्लादेश में था। उससे जुड़ा हुआ प्रांत था बंगाल, और बंगाल के ठीक पास में बीच में आता था भारत का जो मध्य, जो भारत का दिल कहलाता है, उत्तर प्रदेश, और जुड़ा हुआ साथ में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ होता था आज जो महाराष्ट्र कहते हैं। तो महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उस समय मराठाओं का राज था। और मराठा शिवाजी महाराज की वजह से, आप जानते हैं, बहुत ही ऐतिहासिक उनकी पृष्ठभूमि रही है। तो चंदेर में मध्य प्रदेश बेसिकली मराठाओं के उसमें होता था। और अगर हम और भी पीछे जाएं तो महाभारत काल से ही ऐतिहासिक नगरी का वर्णन पुराणों में हमें मिला है। 11वीं शताब्दी में देश के प्रमुख व्यापारिक मार्ग से यहीं से होकर निकलता था, और साथ ही उस समय एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र भी था। बुंदेलखंड और मालवा के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित यह इलाका दूसरी शताब्दी से ही बुनकरों का केंद्र रहा है। विंध्याचल का यह इलाका बुनकरों के लिए तब से ही जाना जाता है। ये तब बुंदेलखंड, मालवा, मराठा, ये सब राजा जो होते थे, मालवा, ये जो कुछ मुगल हुआ करते थे और कुछ मराठा रहते थे, और इनमें आपस में हमेशा से ही काफ़ी युद्ध रहे हैं। जैसे आपने बाबर का युद्ध और हुमायूं का युद्ध और अकबर का युद्ध, ये सब तो सुने, लेकिन आपने बुंदेलखंड और मालवा के राजाओं का, लेकिन इनकी बाद में आगे चलकर मराठाओं के साथ हमेशा से दोस्ती रही। और जब ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मैं आपको बता रही थी ढाका से एंट्री की, वो बंगाल में आए, बंगाल से वो मध्य प्रदेश में आए, और मध्य प्रदेश से वे मराठाओं के साथ उनकी काफ़ी युद्ध रहे शिवाजी महाराज के। चंदेरी फैब्रिक के बारे में जब बात करें तो जिससे चंदेरी की डिज़ाइन की साड़ियाँ, क्योंकि जो विश्व पहले जो महिलाएं थी, मराठा महिलाएं हुआ करती थी, शिवाजी महाराज की जब भी आप चित्र देखेंगे और उनकी माँ और उनकी पत्नी को देखेंगे तो वे हमेशा आपको चंदेरी साड़ियाँ पहने ही मिलेंगी। और जानकारों से प्राप्त तथ्य और खोजकर्ताओं के मुताबिक ये पता चला कि चंदेरी फैब्रिक का सर्वप्रथम खोज शिशुपाल, जो भगवान कृष्ण की बुआ के बेटे हुआ करते थे, उन्होंने की थी। और चंदेरी साड़ियाँ 3 तरह से मशहूर और शुद्ध फैब्रिक, जो प्योर सिल्क होता है, चंदेरी कॉटन आता है, और कॉटन कौन सा होता है? यही जो ढाका से मलमल आता है, सिल्क कॉटन के नाम से निर्मित की जाती है। 1890 में जब बुनकरों के हाथों में निर्मित यार्न के स्थान पर मिल द्वारा निर्मित यार्न से कपड़ा बुना जाने लगा, और इसी प्रकार चंदेरी के विकास की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। पहले ये बुनकर हाथ से बुनते थे इन साड़ियों को, और धीरे धीरे ये मशीन से बुने हुए धागे से ये साड़ियाँ हाथ से बुनी जाती थी। आज भी बुनी जाती हाथ से ही है, लेकिन पहले धागा भी हाथ से बुना हुआ होता था, अब मशीन के या धागे को इस्तेमाल करते हैं। चंदेरी फैब्रिक के निर्माण के लिए जो मशीन का जो धागा होता था उसको अंग्रेज लेकर आए थे। मैंने आपको इतिहास जो बता रही थी, पहले मुगलों का राज था, फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने मशीन के धागे का इसके अंदर इन्वॉल्व किया। 1930 में जब कपड़े को वात यानी ताने में जापानी सिल्क और वेफ्ट अथवा बाने के कॉटन का प्रयोग, यानी जो ताना होता था वो होता था सिल्क का, और जो बाना होता था वो होता था सूत का। इससे चंदेरी फैब्रिक की मजबूती कम होती गई। दोनों फैब्रिक्स के धागे सही तरह से नहीं जड़ पाने की कारण फैब्रिक मुड़ने लगा। इसमें सुधार के लिए सन 1970 के करीब आते आते वीवर्स ने ताने और बाने के निर्माण के लिए कॉटन के ताने और सिल्क के बाने का प्रयोग किया।
इससे चंदेरी फैब्रिक पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत और विश्वासप्रद हो गया। धीरे धीरे समय के साथ चंदेरी फैब्रिक से निर्मित चंदेरी साड़ियों के पैटर्न नलफरमा, डंडीदार, चटाई, जंगला, मेहंदी वाले हाथ आदि दुनिया भर में अत्यधिक प्रसिद्ध होते गए। आपको मैंने पिछली कक्षाओं में भी बनाया था कि बुनकर जो आसपास देखते हैं, जो उनके भौगोलिक वातावरण में होता है, जो उनकी परंपराओं में होता है, उन्हीं शब्दों का और उन्हीं वाक्यों का वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी साड़ियों में उन्हीं को नाम भी देते हैं। मैंने आपको यही बात ब्रोकेड में भी बताई थी और आपने देखा होगा तो ढाका की मलमल में भी आपको नाम मैंने बताए थे कि बुनकर इनको जो क्रिएटिविटी वो खुद बनाते थे उसको हमेशा एक नाम देते थे। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बड़ौदा, नागपुर, ग्वालियर ये सभी आपने देखा होगा मराठाओं के प्रांत रहे हैं। बसने वाले बुनकर वहाँ के राजघरानों की स्त्रियों के लिए साड़ियाँ बनाते थे, क्योंकि मराठाओं में परंपरा रही है, एक शैली रही है कि लांगदार साड़ियाँ, महिलाएं जो होती थी मराठाओं की रानियाँ जो होती थी वे लांगदार साड़ी, इसलिए उनकी साड़ी 6 मीटर की ना होकर 9 मीटर की होती थी और इसी वजह से जो बुनकर होते थे वो 9 मीटर की लंबी साड़ियाँ बनाया करते थे और ये इतनी बारीक और इतनी पतली होती थी, महीन होती थी कि उन 9 मीटर की साड़ी पहनने के बाद भी महिलाओं को वजन महसूस नहीं होता था। मुगल काल में इन साड़ियों को बनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये साड़ी इतनी बारीक होती थी कि पूरी साड़ी एक मुट्ठी के भीतर समा जाती थी। 17वीं शताब्दी में चंदेरी साड़ियाँ बनने के लिए मैनचेस्टर, क्योंकि ब्रिटिश आ चुके थे और मैनचेस्टर कहाँ पर है, ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से सूती धागा मंगाया जाने लगा। ब्रिटिशर्स, आपको मैं बार बार बताती हूँ ये बात कि हमारी परंपरा को तोड़ने के लिए या जो हमारे देश को जो परतंत्र करने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी वो इसीलिए लाई थी क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका था, वहाँ का धागा, उन्हें सूत चाहिए था तो वो हमारे देश से कच्चा सूत ले जाते थे और हमारे देश में मशीन का बना हुआ सूत बेचते थे और बुनकरों को मजबूर कर देते थे कि वे उसी धागे को इस्तेमाल करें। बांग्लादेश से मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि ढाका यानी बांग्लादेश, ढाका से जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से उनके जहाज आते थे, वहाँ से वो एंट्री करते थे उसमें बंगाल में, और बंगाल से एंट्री करने के बाद वे उनका कोलकाता से बंदरगांव से होते हुए चंदेर तक ये धागा पहुँचता था। साड़ियाँ बनने के लिए जापान, चीन, कोरिया से भी रेशम मंगा के देते थे वो, और चंदेरी साड़ियाँ सिल्क में भी बनी जाने लगी और महिलाएं इनको अत्यधिक पसंद करती थीं। पुराने ज़माने में परिवारों की स्त्रियां केसर से निकाले गए रंग से अपनी साड़ियों के धागे रंगवाती थी। आप सोचिए कितना खूबसूरत और कितनी खुशबू, कितना सुंदर होता होगा, जिन्हें पहनने के बाद उनमें भीनी भीनी केसर की खुशबू आती थी महिलाओं में से। बारीक जरी की किनारी चंदेरी साड़ियों की खास पहचान है। इन साड़ियों की बुनाई के लिए जरी का धागा आगरा और सूरत से मंगाई जाती थी। जरी जो गोल्ड, आज तो आर्टिफिशियल जरी काम में आती है, लेकिन उस समय में असली सोने और चांदी के धागों का काम होता था, जो सोने के चांदी पानी चढ़े हुए होते थे। वाराणसी की जरी भी चंदेरी साड़ियों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी। इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी होती थी और असली चांदी, अभी भी अगर आप अपनी कभी दादी नानी से बात करेंगे तो वे बताएंगी कि उनकी शादी के समय असली जरी की या सोने के जरी के काम की साड़ियाँ उनको चढ़ाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो इन साड़ियों में जरी का इस्तेमाल होता था वो असली सोने या चांदी के पानी का बनाया हुआ धागा होता था। चंदेरी साड़ियों के रंग संयोजन में पृष्ठभूमि और बॉर्डर की समरसता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन साड़ियों में आमतौर पर केसरिया, लाल, मैरून, गुलाबी, बादामी, मोर गर्दनी, तोता पंखी रंगों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होती हैं। ये साड़ियाँ हर विवाहित स्त्री के पास होती थी। इसी वजह से आप देखें रंग लाल, मरून, गुलाबी, वॉयलेट, मोर गर्दनी यानी वॉयलेट, तोता पंखी यानी अच्छा सा ब्लू कलर जो होता था, लाल के साथ काले रंग का इस्तेमाल, बॉर्डर का कॉन्ट्रास्ट अलग कलर का दिया जाता था, सिंदूरी के साथ हरा, मेहंदी ग्रीन के साथ मैरून आदि रंगों का इस्तेमाल होता था।
और बाद में बीच बीच में जो फूल और बूटे, इसके अंदर पशु पक्षी, इनके इसके अंदर अधिकतर इनका इस्तेमाल, कथाओं का इस्तेमाल नहीं होता। इन साड़ियों में अधिकतर अगर आप देखेंगे, ये मैं चित्र के अनुसार दिखा रही हूँ, फूल पत्तियों का इस्तेमाल और बॉर्डर जो होते हैं वो गोल्डन या सिल्वर जरी के होते हैं। ये अगला चित्र जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बुनकर स्त्री है और ये बहुत ही बारीक धागे से ये चंदेरी साड़ी को बुन रही है हाथ से। तो ये था आपका अगला टॉपिक, चंदेरी साड़ी, जो हमारी पारंपरिक साड़ियों में सबसे अनूठी साड़ियाँ हैं।